हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग आज इतिहास के चैप्टर 3 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो हिंद का मतलब तो ऐसे हिंदुस्तान होता है और चीन का मतलब चीन होता है, लेकिन ये जो हिंद चीन देश था उस समय, वो हिंदुस्तान और चीन नहीं था। ठीक है, इसमें कोई और देश आते थे। तो हिंद चीन देश में कौन कौन आते थे अभी पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है इसमें, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है। तो अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया नामक जगह पर है। ठीक ना, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। ठीक है, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, यही जो तीनों देश है, यही हिंद चीन क्षेत्र में आता था। ठीक है, तो उसी हिंद चीन क्षेत्र यानी कंबोडिया, वियतनाम और लाओस में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ, यानी उस देश को आज़ाद कराने के लिए, वहाँ जो परेशानी था उससे लड़ने के लिए जो आंदोलन हुआ था ना, तो वही उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कंबोडिया में है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो चूंकि जानते थे कि व्यापारी कौन था, तो यूरोप का तो सारा देश व्यापारी था। इंग्लैंड था, पुर्तगाल था, डच था, ये सब, फ्रांस था, हॉलैंड था। हॉलैंड और डच एक ही चीज़ होता है। तो ये सब देश क्या था, भारत आ रहा था। और क्यों आ रहा था तुम लोग को पता है, क्योंकि उन लोग को उधर पीट रहा था कोई। तो वो कहानी था, तो बाद में बताएंगे। ठीक है, तो अकोरवाट मंदिर कहाँ, कंबोडिया में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। किस देश का व्यापारी पहले आया था हिंद चीन क्षेत्र में, यानी कि लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में आया था पुर्तगाली। ठीक है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं, जो फ्रांसीसी, फ्रांस का रहने वाला, चूंकि फ्रांस भी व्यापार करने आया था, तो वहाँ का कुछ लोग बस गया था कहाँ पर, हिंद चीन क्षेत्र में। तो हिंद चीन क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। ठीक है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो नरोत्तम सिंहानुक एक राजा का नाम था। वह कहाँ के राजा थे, कहाँ के शासक थे, तो कंबोडिया के शासक थे। याद हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ठीक है, वियतनाम मिस्टेक से लिखा गया है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, तो इसके लेखक कौन, ये पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ठीक है, यह किसी का नाम है, पुस्तक का नाम है। इसको किसने लिखा था, तो फान बोई चाओ, बहुत सुंदर नाम है, फान बोई चाओ, याद रखना। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है। 1946 ईस्वी में, जबकि हम लोग के यहाँ क्या हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था हमारे देश में। हम इसलिए थोड़ा थोड़ा बताते जा रहे हैं ना, आगे हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता के बारे में भी इसी चैप्टर में अगला है, राष्ट्रवादी आंदोलन भारत का, इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था भारत में। ठीक है, तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है, तो ये हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, हनोई समझौता। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। एक दार्शनिक था, दार्शनिक बोलते हैं अलग अलग सोच रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं। तो कौन सा दार्शनिक था जिसने क्या किया था, एक अदालत बना दिया। ठीक है ना, और वहां पर जो है अमेरिका के खिलाफ क्या कर दिया, अमेरिका को दोषी बनाया। ठीक है, अमेरिका और वियतनाम के बीच कुछ फैसला सुनाया, ठीक, युद्ध जो हुआ था। तो रसेल नामक एक दार्शनिक ने, किसने लगाया था यह अदालत, तो रसेल नामक एक दार्शनिक ने। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो जब हिंद चीन क्षेत्र में क्या हुआ था, युद्ध समाप्त हो गया था पूरी तरह से, तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, अमेरिका का राष्ट्रपति था निक्सन। कौन था अमेरिका का राष्ट्रपति, निक्सन। कब, जब हिंद चीन क्षेत्र का अंतिम युद्ध समाप्त हुआ था उस समय में। ठीक है, होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था, मतलब की हो गया कि आंदोलन भी अलग अलग प्रकृति का होता है। एक आंदोलन हो रहा है भोज खाने का प्रकृति का, ठीक है ना, उसी तरह से उस होवा होवा आंदोलन का प्रकृति क्या था, यानी उसका क्या उद्देश्य था, उसका उद्देश्य यही था, क्रांतिकारी धार्मिक, यानी धार्मिक का मतलब हो गया धर्म से संबंधित, क्रांतिकारी यानी कि समझ जाओ उसके खिलाफ आवाज उठाना। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, धर्म, उसके धर्म में कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें पैदा हो रही होगी, या फिर कुछ परेशानियां आ रहा होगा, है ना। तो ये चीज़ है, जैसे कि एक उदाहरण बताते धार्मिक परेशानी का। मान चलो हिंदू धर्म का लोग है, उसको क्या कर रहा है, मुस्लिम पैसा दे करके अपने धर्म में लेकर के जा रहा है, चलो हम तुम्हारे यहाँ तुमको रखेंगे, अपने हमारे धर्म में बहुत अच्छी फैसिलिटी, इस तरह से कुछ कुछ, ताकि जो क्या हुआ, धर्म में उस धर्म को मानने वाले लोगों को दुख हुआ। तो यही हुआ आंदोलन में। इसका प्रकृति क्या था, कि क्रांतिकारी, क्या चीज, क्रांतिकारी धार्मिक
इसका प्रकृति। जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था, ठीक है ना। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था, ठीक है। वियतनाम का एकीकरण, ठीक है, नाम हमको याद हो गया है उल्टा, ठीक है ना। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो वियतनाम कब आजाद हो गया था, कब एकजुट हो गया था? तो 1875 ईस्वी में, ठीक है। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल एक पार्टी का नाम था और पार्टी का संस्थापक कौन था? जॉन गुयेन आई। कौन? जॉन गुयेन आई था। दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? तो दिएन वियन फू के युद्ध में, युद्ध का नाम था कौन सा युद्ध है, नाम है क्या युद्ध? जैसे हमारे यहाँ पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध, उसी तरह से इस युद्ध का नाम था दिएन वियन फू। इस युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? तो फ्रांस जो है बुरी तरह से हार गया था, ठीक है। क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई, नाम देखो बड़ी बढ़िया है। जैसे कि हमारे यहाँ भी पार्टी था, कौन सा पार्टी था? गरम दल, नरम दल, या फिर स्वराज पार्टी, ये सब क्या था? क्रांतिकारी पार्टी था। सुभाष चंद्र बोस का कौन सा पार्टी था? आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज एक था, संगठन का नाम था, ठीक है ना। उसी तरह से क्रांतिकारी संगठन था एक जिसका नाम था दुई तान होई। उसके नेता कौन थे? उसके नेता भी बहुत सुंदर नाम है उनका, फान बोई चाऊ। क्या नाम था? फान बोई चाऊ। तो याद रखना, थोड़ा थोड़ा ये डिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग। अब देखो, अभी देखे थे हम लोग कि फ्रांस के साथ युद्ध हुआ था, फिर समझौता हुआ। जापान ने हिंद चीन पर कब कब्जा जमा लिया था, अधिकार जमा लिया था? तो जापान का भी खेल है यहाँ पर। अमेरिका का तो नाम सुना ही अभी तुरंत। तो जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमाया था? तो 1940 ईस्वी में जापान ने हिंद चीन पर कब्जा जमाया था। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, जापान में और इटली में और जर्मनी में 3 जगह ऐसा शासक हुआ था, ठीक है ना। जापान का तो राजा का नाम याद नहीं है, लेकिन इटली में मुसोलिनी था और जर्मनी में हिटलर था। और तीनों देश के राजा जो थे, उसका सपना था कि पूरे विश्व पर राज करना है और एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना है, ताकि पूरे दुनिया पर राज कर सके और हमारा साम्राज्य 1000 वर्षों तक चले, 1000-2000 वर्षों तक पूरी दुनिया हमारे अंदर हो, ठीक है। इस सपने को लेकर के तो वह आगे बढ़ ही रहा था, जिसमें कि 1940 की बात कर रहा है। सोचो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, यानी कि इसका शासन चल रहा था। जापान ने हिंद चीन पर कब्जा कर लिया, कब? 1940 ईस्वी में। स्कॉलर्स विरोध कब हुआ था? तो एक चीज जान लो, स्कॉलर्स किसको बोलते हैं? स्कॉलर पता है किसको बोलते हैं? जो बहुत ज्ञानी होता है, जो बहुत बुद्धिमान होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्कॉलर्स बोलते हैं। समझ में आया कुछ? तो स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? स्कॉलर्स विद्रोह भी हुआ था 1868 ईस्वी में। कब? 1868 ईस्वी में। और एक बात और बता देते हैं, एक साल और जोड़ दो इसमें, 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। कहाँ पर? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। कोई दिक्कत नहीं है। पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया था? तो मलक्का नामक जगह पर पुर्तगालियों ने अपना केंद्र बनाया था। देखो, कोई भी विदेशी व्यापारी करने आता था तो अपना दुकान तो खोलेगा ना, ताकि वहां से वो व्यापार चला सके, अपना ऑफिस तो खोलता था। तो पुर्तगालियों ने अपना केंद्र बनाया था मलक्का में। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो जब वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया था, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन नामक राष्ट्रपति था अमेरिका का। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? अभी अभी देखा था, एक व्यक्ति का नाम था हो ची मिन। इसका असली अर्थ क्या होता है? तो हो ची मिन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक किसको बोलते हैं? रास्ता दिखाने वाले को। किसको? रास्ता दिखाने वाले को। हमारे देश में देख लो, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, लेकिन उसको रास्ता दिखाने वाला कौन है? उसके साथ सचिव होता है ना। एक सरकारी ऑफिसर IAS IPS होता है, जो उसको रास्ता दिखाता है काम कैसे करना है। अभी देख लो, चीन के साथ कुछ लड़ाई हुआ तो कौन था? कौन डोभाल था? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल को तुरंत जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम हुआ, अजीत डोभाल को बोला, तो उन्होंने क्या किया? रास्ता दिखाया, उपाय बताया, है ना। तुरंत सेना एक्टिव हो जाता है। तो वो लोग क्या बताता है? क्योंकि वो उन लोगों के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, दिमाग लगाता है। तो हो ची मिन का भी अर्थ क्या था? पथ प्रदर्शक, यानी कि रास्ता दिखाने वाला, ठीक है। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक का मतलब तो जानते हैं कि जहां पर लोगों के द्वारा सरकार को चुनी जाए, उसको हम लोग लोकतांत्रिक बोलते हैं। तो इस हिसाब से वियतनाम में जो है लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? 1945 में। और हम लोगों को ये भी चीज पता है, अरे पता है तुम लोग को, जापान जो 1940 में कब्जा किया था हिंद चीन क्षेत्र में, तो विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर के 1945 के बीच हुआ था। और विश्व युद्ध के टाइम में ही वह कब्जा कर लिया था। किस पे? वियतनाम पे। तो अमेरिका तो एक्टिव में था।
1945 में तो हो गया था, तुमको क्या विश्व युद्ध खत्म होने वाला था या हो गया होगा। उसी समय वियतनाम क्या हो गया था, जापान से भी आज़ाद हो गया था, है ना। अमेरिका हमला किया होगा, जापान को भगाया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हम लोग को सारा आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, 1945 में। और 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन का भी स्थापना हुआ था, जिसको यूनाइटेड नेशन बोलते हैं। ठीक है, 1945 ईस्वी में ही। तो ये भी ध्यान में रखने का है, आगे पढ़ना है इसको भी। तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई 1945 में। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, हम लोगों को पता है अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है, वियतनाम में है कि कंबोडिया में, कंबोडिया में है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। वहाँ का राजा का नाम क्या था, सूर्यवर्मा द्वितीय। अभी अभी देखे थे सूर्यसेन सुरपति नामक या कोई जगह था, सुरानेम कहीं पढ़े थे हम, वो वहाँ का राजा जो है ना संस्कृत में, राष्ट्रपति संस्कृत में शपथ ग्रहण किया। सोचो, अभी भी ऐसा देश है जहाँ पर संस्कृत में बोला जाता है, संस्कृत में वहाँ शपथ ग्रहण किया जाता है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था, तो अमेरिका ने क्या किया था, एक रबर का बागान था जो बहुत नुकसानदेह था, उसमें एक दवाई का छिड़काव कर दिया था। उस दवाई का नाम था जड़ीला। क्या नाम था, जड़ीला। किस रसायन का छिड़काव किया था, तो जड़ीला। आगे देखेंगे ये रसायन क्या होता है, अच्छे समझ में आ जाएगा। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बन गया था, कंबोडिया फ्रांस के अंदर कब आ गया था, तो 1863 ईस्वी में ही। कंबोडिया आजाद कब हुआ भैया, 1945 में। ठीक है ना। लोकतांत्रिक कब बना, 1945 में। लेकिन उस पर फ्रांस कब्जा कब कर लिया था, 1863 ईस्वी में ही। ठीक है ना। लाल खमेर सेना किसकी थी, लाल खमेर सेना, जैसे हम लोग कहते हैं ना आजाद हिंद फौज, एक संगठन सेना का नाम हो गया। लाल कुर्ती का नाम सुना होगा, वो भी सेना का नाम था। उसी तरह से लाल खमेर सेना भी एक संगठन है, एक सेना का नाम, एक ग्रुप का नाम था। वह किसका था, सिंघानुक का नाम। अभी भी एक राजा का नाम सुना होगा, सिंघानुक, नरोत्तम सिंघानुक, तो उसी की सेना थी। वियतनाम में तौकीन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, वियतनाम में एक स्कूल बनाया गया था जिसका नाम था तौकीन फ्री स्कूल। ठीक है ना। हमारे यहाँ भी स्कूल होता है जिसको उच्च विद्यालय ढोढ़ाई पिपरा भी बोलते हैं। ठीक है ना, सरस्वती विद्या मंदिर भी बोलते हैं। इसी तरह से एक स्कूल बनाया गया था वियतनाम में, तौकीन फ्री स्कूल। उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य यही था पश्चिमी शिक्षा को पाने के लिए। किस चीज के लिए, पश्चिमी शिक्षा को पाने के लिए। तो देखो ऐसे भी जो विदेशी आता था ना, तुम जैसे कहीं गए तो तुम सोचोगे कि मेरा प्रचार प्रसार हो, तुम्हारा वैल्यू बढ़े। जैसे कि अंग्रेज भारत में आया, उसने सोचा कि हम यहाँ अंग्रेजी क्यों ना सिखाएं लोगों को। अभी हमारे यहाँ के लोग पागल हो गए हैं, हमको अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी सीखना, लगता है रट लगाए हुए है। आया अंग्रेज, अपना स्कूल खोल दिया, भैया अंग्रेजी सीख। तो ये प्रॉब्लम हो गई ना। तुम जाके इंग्लैंड में देखो, कोई हिंदी नहीं सीखता है, मतलब उसके स्कूल में नहीं चलती है, हमारे स्कूल में इंग्लिश चलती है। तो कहीं ना कहीं क्या किया, एक तरह से शिक्षा को थोपा गया। उसी तरह से वियतनाम में तौकीन फ्री स्कूल बनाया गया एक। उसका उद्देश्य क्या था, तो उसमें भी वही उद्देश्य था, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा देना वहाँ के लोग। पश्चिमी शिक्षा किसको बोलते हैं, इंग्लिश को ही खास करके क्या बोलते हैं, पश्चिमी शिक्षा बोलते हैं। इस चीज पर भी ध्यान दोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नियो लियो हक्सत, कौन सा नाम है, नियो लियो हक्सत, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NLHS भी बोलते हैं, किसकी राजनीतिक पार्टी थी, तो नियो लियो हक्सत एक पार्टी का नाम है। जिस तरह से हमारे यहाँ भाजपा होता है, जदयू होता है, जनता दल यूनाइटेड जिसको बोलते हैं, बसपा होता है, सपा होता है, कांग्रेस होता है, अलग अलग पार्टियां होती है। उसी तरह से नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी, तो उस आदमी का नाम क्या था, जो इसका हेड था, उसका नाम था पाथेट लाओ। क्या नाम था, पाथेट लाओ नाम था उस व्यक्ति का। तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो अभी अभी हमने देखा नियो लियो हक्सत पार्टी के संस्थापक कौन थे, या नियो लियो हक्सत पार्टी किसकी राजनीतिक पार्टी थे, तो पाथेट लाओ नामक व्यक्ति का। वियतनाम में अन्नामी दल का संस्थापना किसने किया था, अन्नामी दल का नाम अभी अभी सुना था। तो वियतनाम में अन्नामी दल का स्थापना जो है किसने किया था, तो जोंगुएन आई ने। किसने किया था, जोंगुएन आई, अकाली दल। उसी तरह हमारे देश में भी एगो अकाली दल है, यहाँ पर ये अन्नामी दल है। अन्नामी दल की स्थापना जोंगुएन आई ने किया था। हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था, संयुक्त वियतनाम का गठन, संयुक्त राज्य नहीं है यहाँ पर, संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ था, 1975 ईस्वी में संयुक्त वियतनाम का गठन। ठीक है, तो ध्यान में रखना, संयुक्त लगा हुआ आगे। संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 ईस्वी में हुआ था। हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो हुआ आंदोलन, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थे। उसी तरह से हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे,
हुइन फू सो, नाम बहुत सुंदर है, हुइन फू सो। ठीक है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में 3 देश आते हैं। एक का नाम कंबोडिया, एक का नाम वियतनाम, एक का नाम लाओस। ठीक है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस याद रखना। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था। अभी अभी बताए थे, रिवोल्ट का मतलब होता है आंदोलन, अंग्रेजी में बोलते हैं रिवोल्ट। और तो ये अभी अभी बताए थे स्कॉलर्स रिवोल्ट, ये किसके विरुद्ध हुआ था? इंसानियत के विरुद्ध। वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ का जो शासन था, वहाँ का जो राजा था, वहाँ का जो महाराजा था, जो भी था, उन्होंने वो क्या कर रहा था? इंसानियत के ही खिलाफ था। किसी के खिलाफ था? इंसानियत के खिलाफ। अब कोई भोजन खा रहा है उसको भी मार दिया, या फिर कुछ ऐसा अच्छा काम भी कर रहा है उसको भी मार दिया। मतलब इंसान का कुछ वैल्यू ही नहीं दे रहा था, है ना। अब कोई इंसान कह रहा है गलती हो गया मुझे माफ कर दिया जाए, फिर उसको भी मार दिया जाए, तो इंसानियत तो हुआ नहीं। कोई कह रहा है कि हम सुधार सकते हैं, तो ये चीजें। तो वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो इंसानियत के विरुद्ध हुआ था। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? हम लोग ये जानते हैं कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में, जब वियतनाम युद्ध खत्म हो गया था उस समय राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन था। लेकिन जब शुरू हुआ होगा युद्ध अमेरिका के साथ, तो उस समय राष्ट्रपति कौन था? तो केनेडी। कौन था? केनेडी के शासनकाल में ही लड़ाई शुरू हो गया था। ठीक है, वियतनाम युद्ध में। ठीक है ना, अमेरिका ने वियतनाम से जो युद्ध किया था। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। 1906, 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है ना। और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। इसी तरह से 1907 ईस्वी में तोकिन फ्री स्कूल का स्थापना हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था पश्चिमी शिक्षा को कहाँ पर? वियतनाम में लागू करना। आगे बढ़ेंगे तो मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग अभी अभी देखे थे 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता का नाम था हनोई समझौता। हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? तो बच्चा देखेगा तो अरे हिंद चीन है, इसमें तो चीन जरूर आएगा, चीन इसमें है ही नहीं। ठीक है ना। तो यह क्या बोली? तो याद रखना ये चीज, नहीं कि सोचना चीन है, चीन लिख दिए। तो जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा ना कभी किताब हिस्ट्री का, पक्का चीन मार के आएगा, नहीं तो हिंदुस्तान न तो चीन। और होशियार रहेगा ना, ऑप्शन में देने वाला हिंदुस्तान भी लिख देगा, चीन भी लिख देगा, तो ये मजा आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो तो हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? तो चीन नहीं आता है बाबू, ध्यान में रखना। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब हुआ था? ओहो, इस प्रश्न में था वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब नहीं हुआ, बल्कि किसने किया था? तो वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किया था हो ची मिन्ह ने। ठीक है, क्या नाम था? हो ची मिन्ह ने। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? इंडो चाइना को किस देश ने अपना उपनिवेश बना लिया था? जैसे भारत को उपनिवेश कौन बनाया था? अंग्रेज। उसी तरह से इंडो चाइना को कौन उपनिवेश बना लिया था? फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने उपनिवेश बना लिया था। हिंद चीन में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे, हम लोग बता चुके हैं। लियांग कियाचो कौन थे? लियांग कियाचो, नाम भी सुनने में आ रहा है चीन का ही आदमी होगा, तो लियांग किचाओ, सॉरी नाम गलती हो गया। तो लियांग किचाओ कौन थे? तो वह था चीनी सुधारक। चीन में जैसे हमारे यहाँ भारत में महात्मा गांधी, उसी तरह से चीन में कौन था? ये लियांग किचाओ। ठीक है, चीनी सुधारक, बढ़िया नाम है किचाओ। उसके बाद मत करो वैसे बाबू, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा था? चीनी सभ्यता का। प्राचीन काल में किसका प्रभाव पड़ गया था? चीनी सभ्यता का। चीनी सभ्यता का प्रभाव पड़ा था, इसीलिए वहां का लगभग लोगों का नाम चीनी जैसा लगता है ना, कि चीन के तरह लगता है, होन ची मिन ऐसा कुछ कुछ करके, हाओ हाओ। तो प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता का प्रभाव पड़ा था? तो चीनी सभ्यता का। ठीक है, चीनी का मतलब खाने वाला चीनी मत समझ लेना, ये चीन से बात कर रहा है, चीन की बात कर रहा है। ठीक है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रेंच इंडो चाइना का स्थापना 1887 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? फ्रेंच इंडो चाइना, हिंद चीन, इंडो चाइना का अंग्रेजी क्या हो गया? हिंद चीन। फ्रेंच यानी फ्रांस, फ्रेंच इंडो चाइना का स्थापना कब हुआ था? 1887 ईस्वी में। क्यों कि हम जानते हैं फ्रांस ने क्या किया था? कब्जा कर लिया था पूरा इंडो चाइना पे। ठीक है, और अपना उपनिवेश बना लिया था। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? अंकोर मंदिर का। अभी अभी हम लोग पढ़े थे, पहला क्वेश्चन ही था कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? अंकोर मंदिर का। ठीक है,
किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो समझौते में दो हिस्सों में बांट दिया था? तो जेनेवा समझौता में जो है वियतनाम को दो टुकड़ा में बांट दिया गया था। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या है? हो ची मिन्ह जो था उसका दूसरा नाम था न्यूगन आई क्वोक। क्या नाम था? न्यूगन आई क्वोक। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या होता है? एक तरफा का मतलब समझ ही रहे हो कि एक व्यक्ति का सपोर्ट करो दूसरे का नहीं करो। तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था जो था मजदूरों के लिए था, एक प्रकार का यह बंधुआ मजदूरी था। बंधुआ मजदूरी में क्या हो गया, तुम मेरे यहाँ काम करोगे लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, जो मेरी मर्जी होगी वही करूंगा। तो यहाँ पर एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का मतलब हो गया एक ही प्रकार की बंधुआ मजदूरी। ठीक है, जो काम हम देंगे वो करना होगा, मजदूरों को कोई अधिकार नहीं होगा, मालिक के पास असीमित अधिकार है, जितना अधिकार का उपयोग करना चाहे उसके पास अधिकार की कमी नहीं है। यह कहाँ पर लागू हुआ था? वियतनाम के प्रचलित बगानों में। कहाँ पर? वियतनाम के बगान। बगान क्या होता है? जहाँ पर फूल पौधा पेड़ पौधा होता है, उस बगान में ये नियम लगाया गया था। यदि मजदूर शर्त के हिसाब से काम नहीं करते थे तो मालिक उस पर केस कर दिया करता था, मुकदमा कर दिया करता था, ताकि मजदूर फंसेगा। ठीक है ना, क्योंकि उस पर साइन करवा लिया जाता था कि तुमको ये मेरे हिसाब से ही काम करना होगा। बाओदाई कौन था? बाओदाई कौन था भैया? तो बाओदाई गुयेन राजवंश का एक शासक था। बाओदाई कौन था? गुयेन राजवंश का एक शासक था। वियतनाम का अंतिम शासक इसको बोलते, ये कौन था? वियतनाम का अंतिम शासक था। इसका जन्म जो था अक्टूबर 1913 ईस्वी में हुआ था। बाओदाई का मतलब होता है भव्यता का संरक्षण, यानी सुंदरता की सुरक्षा। ठीक है ना, वियतनाम में सुधार और आधुनिकीकरण का काम किया था। ठीक है, इन्होंने भी सुधार का काम थोड़ा बहुत किया था, जैसे कि हम लोग भी जानते हैं भगत सिंह का नाम, उन्होंने भी थोड़ा बहुत सुधार का काम किया, भले वो कम उम्र में मर गए अलग बात है, लेकिन किया। अब अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि हिंद चीन का क्या अर्थ होता है? तो हिंद चीन का अर्थ होता है दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, हिंद चीन किसको कहा गया था? दक्षिण पूर्व एशिया, यानी एशिया का जो दक्षिणी भाग है और पूर्वी भाग है उसी क्षेत्र को क्या कहा गया था? हिंद चीन क्षेत्र। अभी अभी तुम लोगों को मैप में दिखाएंगे। अब हिंद चीन का नक्शा का बात करें तो हिंद चीन के उत्तर में चीन और म्यांमार है। अब सोचो म्यांमार कहाँ है भारत के नक्शा में? तो हम लोगों के पूरब में कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के उधर नागालैंड के बगल में म्यांमार है। ठीक है ना, तो म्यांमार के बगल में कौन है? तो यही है हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ठीक है, तो हिंद चीन के उत्तर में चीन और म्यांमार, जिसको वर्मा बोला जाता था पहले, और हिंद चीन के पश्चिम में क्या है? तो म्यांमार ही है, और नीचे दक्षिण में क्या है? चीन सागर है। ठीक है, तो हिंद चीन का मोटा मोटी नक्शा देख लिए हैं हम लोग, अभी देख लेंगे मैप में, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और तुम लोग अच्छे से याद करना, और परीक्षा में 100 में 100% नंबर लाओ, और मुझे बहुत खुशी होगी तुम लोग का अच्छा मार्क आएगा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।